गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे हमारे हर एक वीडियो का, प्रश्नों के बेहतरीन प्रश्नों के सीरीज के साथ। और चलिए, आज की सीरीज में हमने कुछ कॉमन प्रश्न लिए हैं, मतलब ये कह लीजिए कि थोड़ा हल्का प्रश्न अपने आप में किया गया है, क्योंकि 2 दिन टाइट प्रश्नों कुछ लिए गए थे जिसमें बहुत सारे जो है कमेंट आए, थोड़े संभालने में समय लगा उनको, लेकिन कोई बात नहीं, वो बीच बीच में मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए आज फिर से जो है शुरू करते हैं। डेली क्लास रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे चलती है। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो जान लें कि ये क्लास डेली रात 8 बजे चलती है। दूसरी बात मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पे ही आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस किस तरह के कहाँ कहाँ हैं इसमें। ठीक है। तीसरी बात ये कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे रोज़ाना शाम को 6 बजे के बाद आपको एक प्रश्न डाला जाता है और उससे आपके वोट मांगे जाते हैं, उस पर आपके कमेंट्स मांगे जाते हैं। उस प्रश्न पे कि किस तरह के प्रश्न जो हम डालते हैं उस पर आप जो है अपना वोट देते हैं। तो एक टेलीग्राम पे प्रश्न होता है, तो सर्च मारिएगा एएमयू क्लासेस, वहाँ पे आपको ये लोगो दिखेगा टेलीग्राम पे, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आज 20+ के प्रश्न की सीरीज में अच्छा खासा प्रश्न आप करेंगे, क्योंकि थोड़ा हल्का लिया गया आज प्रश्नों का सीरीज। तो प्रश्न कह रहा है कि कामसूत्र का टीका किसने दिया, या फिर कह लीजिए कि कामसूत्र का टीका किसने किया। वात्स्यायन, सोमेश्वर, क्षेमेंद्र या पंडित यशोधर ने। तो मित्रों, पहले प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा यशोधर पंडित। किसने कामसूत्र का टीका किया? यशोधर पंडित ने। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित है? नदी है कृष्णा और उसके किनारे एक गुफा स्थित है, इनमें से कोई उस गुफा का नाम बताना है आपको। फटाफट कमेंट्स में कमेंट्स करते जाइए मेरे उत्तर से पहले। क्या वो बाघ गुफा है, अजंता है, शीतलवासन की गुफा है, या एलिफेंटा की गुफा है? तो इन चारों गुफाओं में से वो कौन सी गुफा है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है या बसी हुई है, जो भी कह लीजिए। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा मित्रों वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा शीतलवासन की गुफा। कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित है? शीतलवासन की गुफा स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न का कहना है कि कला स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? कला स्वदेशी ये पुस्तक का नाम है और उसके राइटर का नाम पूछ रहा है किसने लिखा है। और एक कमेंट्स में लेना चाहूँगा, एक कमेंट्स हैं, आईडी पे लिखा हुआ है शक्ति पांडे करके। शक्ति पांडे मेल है या फीमेल ये क्लियर नहीं है। एक कमेंट्स कल उनके वीडियो में था कि सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक नहीं है, या फिर ऐसे कुछ था, ठीक है या नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आप हमसे क्या पूछ रहे थे या पूछ रही थी, क्या आप जवाब मांग रही थी। शक्ति पांडे कोई करके आईडी है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई सवाल है और आपको बार बार जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, तो आप मेरे इस नंबर पे आइए व्हाट्सअप पे और वहां आके आप अपनी बात क्लियर करिए। वहां मैं हो सकता है आपको क्लियर कर दूं अगर आपको कन्फ्यूजन है। तो जो भी हैं ये शक्ति पांडे आईडी करके, आप वहाँ आइए और क्लियर हो जाएगा। आपके व्हाट्सअप पे आके हमको मैसेज करिए अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं ध्यान दे हो रहा है तो चलिए मित्रों, कला स्वदेशी नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। क्या है? आनंद कुमार स्वामी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 4 का पूछना है। 20+ सीरीज चल रही है और आज की प्रश्नों की सीरीज कुछ थोड़ा सा आसान कह लीजिए लिया गया है, ताकि जो है कुछ मूड बना रहे आज, इसलिए आज थोड़ा एक तरह से कॉमन प्रश्न कह लीजिए लिया गया है। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? प्रश्न है कि क्षैतिज जो रेखाएं हैं वो एक भाव उत्पन्न करती हैं, किस तरह का भाव होता है वो? शांत, जोश, नटखट या प्रगति? ठीक है। तो यही हमारा चौथा नंबर प्रश्न, और चौथे नंबर प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखाएं जो भाव उत्पन्न करती हैं उसको हम कहते हैं शांत। या प्रश्न ऐसे भी कह सकता है, प्रश्न का
तरीका जो है बदलना होगा और एग्जामिनर को उसके दिमाग में अगर आता हो तो यही कहेगा कि शांत भाव उत्पन्न करने वाली निम्न में से कौन सी रेखा है। शांत भाव उत्पन्न करने वाली निम्न में से कौन सी रेखा है, तो क्षैतिज रेखा भी उसमें एक ऑप्शन होगा और उसको बेहिचक आप टिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न टीजीटी 2021 में आ चुका है और ये प्रश्न जो है काफ़ी चर्चा बना हुआ था। ये प्रश्न में चर्चा बनने का रीज़न ये था कि कई जगह कई तरह का इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। जैसे कि प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की लंबाई क्या है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने भी वीडियो में पीछे पढ़ाया है किसी वीडियो में शुरुआत के दौर में, तो वहाँ मैंने भी जो है मैं खुद कंफ्यूज रहा कि जैसे मान लीजिए मैंने रीता प्रताप की बुक पढ़ी और भी कई लोगों की बुक पढ़ी, तो वहाँ कई जगहों पे कई चीज़ें जो है इसकी अलग अलग चीज़ें, जैसे यूथ कंपटीशन में आप जाइए, यूथ कंपटीशन में जाइएगा तो यूथ कंपटीशन में भी तीन जगह तीन तरह की बातें इसकी दी हुई हैं। तो कन्फ्यूजन होना बुरी बात नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत लोग हुए, मैं भी हुआ, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं कन्फ्यूज हुआ और यही प्रश्न आया टीजीटी 21 में, तो कन्फ्यूजन पैदा कर दिया लोगों को। रीजन था कई जगहों के बुक में कन्फ्यूजन पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन सही उत्तर इसका माना गया 10.5 सेंटीमीटर और ये माना गया NCERT की जो बुक है उसमें यही दिया हुआ है। वैसे तो यूथ कंपटीशन में एक जगह इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन दो जगह ऐसा इससे थोड़ा हट के दिया है, 9 पॉइंट कुछ दिया है कई जगह पे, कई जगह कुछ और दिया है और इसीलिए इस प्रश्न को जो है चर्चा बना हुआ था 2021 में। लेकिन सही उत्तर आयोग ने 10.5 माना, किस बेस पे? NCERT के बेस पे इसको माना गया है इस आंसर को। तो आप भी 10.5 को ही हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो उस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? पाँचवें का, ये पाँचवा प्रश्न था सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई? फिल्म का नाम है गजगामिनी और वो कलाकार कौन है इनमें से जिन्होंने बनाई, जो एक चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं और फिल्में बनाई गजगामिनी? तैयब मेहता, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या MF हुसैन साहब? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 है ये और इसका उत्तर हमारा हो जाता है MF हुसैन। MF हुसैन ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जिसमें एक फिल्म है गजगामिनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है, प्रश्न संख्या 7 है मित्रों ये, और प्रश्न कह रहा है कि कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है इसमें से शख्स? सभी हैं, सभी मीन्स यशोधर पंडित हैं, टॉल्स्टॉय ने या भरत मुनि ने? इनमें से किसने कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो मित्रों हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। किसने किया? भरत मुनि ने किया। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त के रंगते हैं। ओस्टवाल्ड आदर्श जो वृत्त है उसकी रंगते हैं 22, 23, 21 या 24। ठीक है, ओस्टवाल आदर्श वृत्त की रंगते। तो ड्रॉप द आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में। और आप देख रहे हैं AMU क्लासेस में कला टेस्ट सीरीज का 20+ का आज का सीरीज, जिसको कहेंगे आज हमने कॉमन प्रश्नों को लिया है, जो एक तरह से रिपीटेड प्रश्न अपने हम लोग कर रहे हैं, इसमें कॉमन प्रश्न है इसमें जो है। तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा मित्रों, यानी प्रश्न संख्या 8 का जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा 24। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त की रंगतें जो हैं वो कितनी हैं? 24 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 9, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? कांसे से बनी नर्तकी की जो मूर्ति है वो हमें मेसोपोटामिया में मिली, लोथल में मिली, इनमें से सभी जगह, या सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी तीनों जगह मिली या किसी एक जगह मिली? तो हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता से। कांसे की मूर्ति हमें, यानी कांस्य की जो मूर्ति है हमें सिंधु सभ्यता से मिली, क्योंकि वहाँ पे उसका उपयोग ज़्यादा किया जा रहा था, इसलिए। जो भाई हमारे कहते हैं पेज प्रश्न संख्या, तो ध्यान कॉर्नर पे देखिएगा, यह बाएं तरफ दिखा रहा है, ऐसे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो, कि प्रश्न संख्या पता चल जाता है पेज से, क्योंकि हर पेज पे एक प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न है, आप देख लीजिए। ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 है और प्रश्न संख्या 10 का कहना है मित्रों कि बर
एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। बर जो है, देखिएगा बर ऐसे रहेगा, रप एक और रबर, एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। कास्ट पे पड़ता है, स्टोन पे यानी पत्थर पे, कैनवास पे या धातु पे। तो बर जो है वो एक प्रभाव है और वो किस पे पड़ता है। ठीक है, तो मित्रों हमारे 10वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, धातु पर। ठीक है, बर जो है वो एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पे पड़ता है, तो धातु पे पड़ता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ये प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कांस्य से की बनी जो मूर्तियाँ जो 10.5 सेंटीमीटर के बारे में जिक्र किया था, उसी तरह से ये भी प्रश्न एक अपने आप में चर्चा है, लेकिन आप शायद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार इस पर जो है विषय पर चर्चा, कल भी कि परसों मैंने इस वीडियो में एक प्रश्न इसमें कथा मैंने किया था कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। अब देखिएगा इस प्रश्न में दिया है 1901, 1920, 1922, 1919। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, यानी प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर होगा ए, 1901। अब कई जगह कई लोगों ने दिया है 1919, 1919, कई लोगों ने दिया है 1919, जो कि इस ऑप्शन में भी है। तो कई लोग कहेंगे कि सर हमारा ऑप्शन ये भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कई जगह लोग हैं। तो एक बात जानिएगा, सबसे पहले इस बात का क्लियर कर देता हूँ। इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से क्लियर करना जरूरी है क्योंकि कन्फ्यूजन बना नहीं रहना चाहिए। मित्रों शांति निकेतन जो था, शांति निकेतन में एक छोटा सा स्कूल स्थापित किया 1901 में। सबसे पहले शांति निकेतन में, शांति निकेतन एक प्रांगण है पूरा, शांति निकेतन की स्थापना मतलब शांति निकेतन में 1901 में छोटे से स्कूल की स्थापना हुई। 1919 में, ठीक है, 1919 में वहीं पे जो है एक कला भवन है, शांति निकेतन के कला भवन का स्थापना किया गया 1919 में, जो कि ये है उसका। और विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जो जोन बनाया गया वो बनाया गया आपका 1921 में। तो ये ध्यान देने वाली बात है इस प्रश्न में कि शांति निकेतन की 1901 में स्थापना हुई। 1919 में वहाँ की जो कला भवन थी, वहाँ कला भवन, शांति निकेतन के कला भवन की स्थापना हुई। और शांति निकेतन में विश्व भारती की जो स्थापना हुई वो 1921 में हुई। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसके हिसाब से ये राइट आंसर हमारा होगा, ना कि ये होगा। तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मेरे ख्याल से अब इसके बाद आप जो है इस प्रश्न को जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए, और उसको ऐसे ही क्लियर रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न का कहना है कि बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किसका मकबरा है। जो बीबी का मकबरा है वो इनमें से किसका मकबरा माना गया है। नूरजहाँ का, शाहजादा की बीबी का, औरंगजेब की बीबी का, या गुलबदन बेगम की बीबी का। तो बीबी का मकबरा जो मुग़ल शासक के दौर में किसी समय में बना हुआ है, जिस मुग़ल शासक के दौर में बना हो, तो ये मकबरा किसका मकबरा कहलाया। तो 12वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा औरंगजेब की बीबी। औरंगजेब की बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कराया, यानी औरंगजेब के समय में उनकी बीवी थी, उन्हीं का मकबरा औरंगजेब के बीवी का मकबरा कहलाया। आइए क्वेश्चन संख्या 13। 13वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। ज्योतिष जोशी इनमें से किसके संपादक हैं। कला त्रैमासिक के, कला दीर्घा, ललित कला या समकालीन कला। ठीक है, आपको याद होगा टीजीटी 2021 में एक प्रश्न इस पर किया था और उसका यही आंसर यहाँ था, कला दीर्घा के पत्रिका के। आपको याद होगा प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा गया है। यहाँ सिर्फ इतना पूछा गया है कि ज्योतिष जोशी जो है वो इनमें से किस पत्रिका के संपादक हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, यानी 13वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा समकालीन कला के। किसके, समकालीन कला के। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है राकोको कला विकसित हुई। राकोको कई जगह दिया होगा रोकोको, कई जगह रोकोको दिया है, कई जगह रोकोक भी देता है। ठीक है,
तो सेम चीज़ें हैं। राकोको कला या रोकोक कला विकसित हुई स्पेन में, रोम में, इटली में या फ्रांस में। ठीक है, तो इन चारों में कौन से देश में जो है आपकी विकसित हुई है रोकोको कला? तो मित्रों 14वें नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस में विकसित हुई। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 15 का पूछना है कि त्रिमूर्ति कहाँ पर है? त्रिमूर्ति यानी जिसको हम कहेंगे तीन मूर्ति। त्रिमूर्ति, त्रि का मतलब तीन, तीन मूर्ति बाघ की गुफा में है, एलिफेंटा की गुफा में है, अजंता की गुफा में है, या इनमें से कहीं नहीं है त्रिमूर्ति। मित्रों, अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं, जो भी नए जुड़े हैं वो जान लें कि ये डेली क्लास 8 बजे चलती है, डेली चलती है टाइम टू टाइम, जिसमें कि संडे सुपर सीरीज होता है। संडे सुपर सीरीज में 30+ प्रश्नों की सीरीज होती है। और चाहे आप किसी भी राज्य से हों, और अगर आप कला की तैयारी के टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, आपके कला के लिए बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज AMU मुहैया कराता है। तो आपको बस AMU क्लासेस पे बने रहना है। और शेयर, मैं यही कहूँगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हमारे नए भाई जुड़े हुए हैं, चाहे जो पुराने हैं, वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी उसकी जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो त्रिमूर्ति जो है मित्रों वो एलिफेंटा की गुफा में है। एलिफेंटा की गुफा यानी एलिफेंटा की जो गुफा है वो समुद्र में है, टापू में है, एक महाराष्ट्र के मुंबई के पास जो है एलिफेंटा की गुफा है। और वो टापू जो है समुद्र के बीच में है। ठीक है, और बिल्कुल हाथी की तरह, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा रखा गया है, हाथी के शक्लो सूरत का है। और सबसे खास बात है कि इस गुफा में जो है मूर्तियाँ मिलती हैं, ज़्यादातर मूर्तियाँ ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो त्रिमूर्ति वहीं पे है। अब आपको कमेंट्स करना है कि त्रिमूर्ति में किन किन तीन मूर्तियों का जिक्र किया गया है, कौन कौन से तीन नाम हैं उस त्रिमूर्ति में जिसको त्रिमूर्ति कहा गया। ठीक है, कमेंट्स करिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है स्क्रीन पे, और प्रश्न का कहना है लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? लिथोग्राफी, ठीक है, इसकी खोज करने वाले इनमें से कौन है? अलायंस सेनफेल्डर, आइजक न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है लिथोग्राफी की खोजकर्ता? किसे मानते हैं हम लिथोग्राफी की खोजकर्ता इनमें से? ठीक है, ये आपको प्रश्न संख्या 16 का जवाब में देना है। प्रश्न संख्या 16 है हमारा ये। और मित्रों, लिथोग्राफी की खोज करने वाले शख्स का जो नाम है वो है अलायन सेनफेल्डर। कौन है? अलायन सेनफेल्डर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या आपका 17 है, और प्रश्न का कहना है राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? राग रागिनी के जो चित्र हैं वो भारत के एक प्रदेश में बने, मुख्यतः बने कहाँ बने? मैंने पहले ही बताया कि आज का जो है कॉमन जो है क्वेश्चन लिया गया है, जो कि एक तरह से रिवीजन ही कह लीजिए कि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज 20+ की सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस आपका होने वाला है, क्योंकि कॉमन कभी कभी चीज़ें भूल जाती हैं, तो ये ध्यान देना है आज के इस वीडियो में कि देखते हैं कि कॉमन चीज़ें आपकी भूली तो नहीं। तो राग रागिनी के चित्र भारत के जिस प्रदेश में मुख्यतः बने थे मित्रों, वो जगह था राजस्थान। क्या था? राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है 18वां प्रश्न का कहना है कि पाल शैली के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। जो पाल शैली के चित्र हैं वो हमें प्राप्त कहाँ होते हैं? पोथियों पर, कैनवास पर, दीवारों पर, या बोर्ड पे? इनमें से वो कौन सी जगह है जहाँ पे पाल शैलियों के चित्र हमें प्राप्त होते हैं, या कह लीजिए देखने को मिलते हैं, जो कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, जो कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कह लीजिएगा, मतलब जो उसके भाव के अनुसार सिद्ध करता हो वही कहेंगे आप। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा पोथियों पर। पाल शैली के चित्र प्राप्त होते हैं हमको किस पर मित्रों? पोथियों पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में, या नई दिल्ली में? इन तीनों में से कहाँ पे है मॉडर्न आर्ट गैलरी? ठीक है,
तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए कि मॉडर्न आर्ट गैलरी इस समय कहाँ है। तो मित्रों, हमारे 19वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो होता है वो होता है नई दिल्ली। मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है और जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो मुंबई में है। और मैंने आपसे पूछा भी था कि एक प्रश्न में टेलीग्राम में, अगर आप टेलीग्राम में जो ज्वाइन है वो प्रश्न आपको पता होगा, मैंने पूछा है कि जहांगीर आर्ट गैलरी में जो है 5 से लेकर 13 दिसंबर तक वहाँ पे प्रदर्शनी लगी है और उस प्रदर्शनी में देश प्लस विदेश की कितनी कलाकृतियों को शामिल किया गया है। तो मित्रों, उसका राइट आंसर में होगा 150। मैंने जिक्र किया है टेलीग्राम में, देखिएगा 150 देश और विदेश की कलाकृतियों को मिला के उसमें जो है प्रदर्शित किया गया कलाओं को, जिसका जो है प्रदर्शनी ख़त्म होने के बाद उस पर जो बाकायदे हैं वहाँ के कलाकारों को जो है वहाँ इनाम से, यानी कह लीजिए, नवाजा जाएगा। ठीक है, कलाकार जब ख़त्म हो जाएगा प्रदर्शनी का डेट उसके बाद। आइए अगला प्रश्न है, तो वो आधुनिक करंट क्वेश्चन है कला का कि कितने प्रदर्शनियों को शामिल किया गया चित्रों को। तो 150 प्लस चित्रों को शामिल किया गया उसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है। कब सम्मानित हुए पद्मश्री से सांखो चौधरी। सांखो चौधरी जो है को पद्मश्री कब मिला था, पद्मश्री से उन्हें कब नवाजा गया था सांखो चौधरी को, ये पूछ रहा है। 1974 में, 1972 में, 1971 में या 1973 में। तो सन कौन सा था, वो साल कौन सा था जिस साल सांखो चौधरी जी को पद्मश्री से नवाजा गया। तो मित्रों, वो साल था 1971। क्या था, 1971। ये 20 नंबर प्रश्न है। अब इसके बाद जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो 20 प्लस की सीरीज का चल रहा है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे है 20 प्लस सीरीज में। आज का प्रश्न है हमारा सिर्फ कॉमन प्रश्न है। कॉमन प्रश्न मतलब कि थोड़े हल्के प्रश्न लिए गए हैं, ये देखते हुए कि हमारी रिवीजन हमारी भूली है या हमें याद है। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है आपसे कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये पुस्तक का पूरा नाम है। और उस पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है। अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, आनंद कुमार स्वामी या जगदीश गुप्त। इनमें से कौन है इंडियन प्री हिस्टोरिकल आर्ट के, यानी भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं इन चारों में से। तो प्रश्न संख्या 21 और उसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा जगदीश गुप्त। किसे जानते हैं मित्रों, जगदीश गुप्त को। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न का कहना है वास्तुकला की दृष्टि से, ये देखिएगा चैट नहीं है चैत है, क्या है, चैत है, चैत्य। तो वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का जो दूसरा नाम है वो क्या था। वास्तुकला की दृष्टि से यानी वास्तुकला के देखने की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम क्या चैत्य ही था, स्मारक था, स्फूत था, या इनमें से कोई नहीं था वास्तुकला की दृष्टि से। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा 22वें का वो हो जाएगा स्फूत। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम था स्फूत। आपसे प्रश्न अब इसी का उल्टा बदल देता है, मान लीजिए प्रश्न एग्जाम में, और पूछ लेता है कि स्फूत वास्तुकला की दृष्टि से किसका दूसरा नाम था। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या मैंने कहा है। आपसे प्रश्न उल्टा कर देगा, पूछ देगा कि स्फूत जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से इनमें से किसका दूसरा नाम है। तो चैत्य का दूसरा नाम है। बस इतना ही प्रश्न में चेंजिंग करेगा और आपको घुमा देगा थोड़ी देर के लिए, मजबूर कर देगा सोचने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 20 प्लस सीरीज का 23वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न का कहना है कि आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ। आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण से नवाजा गया था, वो सन कौन सा था जब नवाजा गया था। क्या वो 2004 था, 2002 था, 2007 था या 2008 था, 2003 था। तो इनमें से वो कौन सा साल था जिस साल में मशहूर कलाकार आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
तो मित्रों, पद्म विभूषण से सम्मानित करने वाले आर.के. लक्ष्मण को जिस सन में किया गया सम्मान, उस सम्मान का वर्ष था 2003। कब? 2003 था। और उस समय था कल्याण। उस समय हमारे यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, यानी सीएम थे हमारे कल्याण सिंह 2003 में। मुझे अच्छे से याद है उस समय। ठीक है, देखिएगा मित्रों, ये इसमें 4-5 ऑप्शन बन गया है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका, 1 मिनट देख लीजिए ज़रा। इसमें देखना हमको ज़रूरी ये है कि इसमें 5, 4, 3 और 2 5 ऑप्शन है। देखिएगा मित्रों, इसमें 5 ऑप्शन है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। और हमारा आंसर डी है, लेकिन नीचे नहीं है। डी हमारा 2005 होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2005। आज आदि थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। इसके रीज़न है कि इसमें 5 विकल्प टाइप हो चुके हैं, इसलिए देखिएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो डी इसका राइट 2005 होगा, ना कि 2003। ये गलत है, 2003 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, 2005 होगा। तो मैं आपको बार बार कह दे रहा हूँ ताकि आप जो है कमेंट्स के पहले एक बार और ध्यान दे लें। इस प्रश्न का उत्तर अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2003 दिया था, लेकिन 2003 नहीं था, 2005। ठीक है, आर.के. लक्ष्मण को पद्म विभूषण 2005 में। कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि स्क्रीन पे बस इतना ही जो है दिख रहा था, ये नहीं दिखा था। 4 ही विकल्प हम लोग का होता है, इसलिए 4 विकल्प ध्यान से हट गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें विकल्प 5 आ गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा 2005 होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ध्यान दिए रहेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोते का प्रयोग किस में किया जाता है। कोते का जो प्रयोग किया जाता है वो पोस्टर में किया जाता है, धातु की ढलाई में किया जाता है, चित्रकला में किया जाता है, या लिथोग्राफी में किया जाता है। इसमें से कौन सी टेक्निक में मित्रों कोते का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही प्रश्न पूछ रहा है हमसे। तो 20+ प्रश्नों की सीरीज आपकी चल रही है इस समय, और वो भी एकदम कॉमन प्रश्न चल रहे हैं जो हमारे सामने से ये कह लीजिए कि 20-25 बार गुजरे होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये रिपीट क्वेश्चन, रिपीट मतलब कि जो आप दोहरा रहे हैं, इसमें हमको उम्मीद है कि 20+ सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस आपका आ जाने वाला है। तो हमारे कोते का प्रयोग जिसमें किया जाता है वो है लिथोग्राफी। क्या है? लिथोग्राफी। मित्र, ये भी आपसे पूछ सकता है कि लिथोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है कोते का। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बैक टू बैक बेहतरीन 20+ सीरीज का आखिरी प्रश्न आपसे 20+ सीरीज का पूछ रहा है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न का सिर्फ इतना ही कहना है कि बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। जो बादामी गुफाएं हैं एक पर्वत श्रेणी है, वहाँ पे स्थित हैं। वो पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्या वो हिमालय पर्वत श्रेणी है, सीमापुर पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, या बीजापुर पर्वत श्रेणी है? इनमें से पर्वतों की वो कौन सी श्रेणी है जहाँ पे बादामी गुफाएं स्थित हैं? आज के कला के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न आपसे इसमें पूछ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है प्रश्न को ड्रॉप कर दिए होंगे मेरे उत्तर से पहले। और किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा बेहिचक। अगर हमारे अंदर कोई फॉल्ट है, कोई चीज़ अगर इसमें फॉल्ट होती है तो उसको तो बेसिकली एकदम कमेंट करिएगा, उसको आई एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करूँगा बेहिचक। क्लियर करने के बाद मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मतलब कहने का मतलब ये, जब आप कमेंट्स करते हैं तो मैं उसको देखता हूँ, देखने के बाद मैं देखता हूँ कि हाँ मेरी फॉल्ट है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। इस यूट्यूब के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि गलतियाँ होती हैं और गलतियों को मानना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। गलतियों को मानना ही गलतियों का सीखना होता है। और दूसरी बात यह है मित्रों कि सेल्फ स्टडी जारी रखिएगा, उसे मत छोड़िएगा वीडियो के साथ साथ। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आखिरी प्रश्न का उत्तर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इस आखिरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विंध्य पर्वत पर। बादामी गुफाएं जिस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं वो पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्य पर्वत। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक बनता है मेरा। अगर लाइक बनता है तो अगर नए हैं तो शेयर भी बनता है कि बाकी लोग जानें।
और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स अगर आपको लगता है कि हाँ इस कमेंट के लायक हम हैं, तो बस इतना ही आपका प्यार चाहिए। बाकी हम हैं आपको अपने प्रश्नों की सीरीज में बेहतरीन प्रश्नों को देने के लिए। और रहा टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, एमयू क्लासेस सर्च मार के, वहाँ भी यही लोगो आपको दिखेगा। और इन्हीं बातों के साथ चलिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।